हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज़ पंकज ओझा और ये देखिए लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए वॉरियर्स ड्रिल 36। और आज की वॉरियर्स ड्रिल 36 में हमेशा के लिए हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वोकैब के ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन वोकैब से देखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए। प्लीज़ लाइक करना, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इतने लोग देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल देखते हैं, लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, चाहे 2 ही लोगों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल वाला नोटिफिकेशन आप जरूर प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। द रॉबर वॉज कॉट व्हेन समवन टिप्ड ऑफ द पुलिस। व्हाट डू यू मीन बाय टिप ऑफ? प्रिवेंट, कंस्ट्रक्ट, बिट्रे, वॉर्न। चारों विकल्पों में से आपको विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर सबसे नज़दीकी विकल्प वॉर्न है। एडवांस में वॉर्न कर दिया जाता है, पुलिस को वॉर्न कर दिया गया एडवांस में कि यहाँ पर चोरी हो सकती है, तो रॉबर्स को पुलिस ने पकड़ लिया। ओके, सो द रॉबर वॉज कॉट व्हेन समवन टिप्ड ऑफ द पुलिस मीन्स वॉर्न द पुलिस इन एडवांस। टिप समवन ऑफ फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर देखिए, समवन सीक्रेटली, to warn someone secretly about something that will happen so that they can take action to prevent it from। किसी को एडवांस में वार्न करना, सीक्रेटली वार्न करना। और कैसी वार्निंग होगी? चुपचाप गुपचुप तरीके से वार्न किया जाएगा, सो दैट पुलिस उन पे एक्शन ले सके और उस काम को रोक सके कोई भी। तो somebody must have tipped the burglars off that the house would be empty। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ एग्जाम्पल है वहाँ पर ये बताया गया है कि जो चोर थे या बर्गलर्स थे, उन्हें किसी ने एडवांस में बता दिया था कि ये घर एम्प्टी रहेगा, इसीलिए वहाँ चोरी हो गई। तो टिप ऑफ या टिप समबडी ऑफ मीन्स टू वॉर्न समबडी सीक्रेटली, चुपके से किसी को पहले खबर दे देना, ये अर्थ होता है। Let's move on to question number 2. The countryside around here is very rugged. What do you mean? The countryside around here is very rugged. If something and surrounding is rugged, what do you mean? Is it smooth? Is it not smooth? Is it determined? Is it confident? आपको बताना है क्या है rugged, smooth, not smooth, determined, confident। देखिए, यहाँ पर जो इसकी प्राइमरी मीनिंग है वो तो नॉट स्मूथ हो जाएगी। रगेड उस तरह की, जैसे उबड़ खाबड़ टाइप की जो जगह होती हैं, जो इवन सरफेस नहीं होता उसे रगेड बोलते हैं। कीप इन माइंड, ओके। जो इवन सरफेस नहीं होता, एक तरह का सरफेस नहीं होता, उसे रगेड बोलते हैं। और डिटेल के देख लेते हैं। और यहाँ पर तो नॉट स्मूथ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ डिटरमाइंड भी कैसे हो सकता है। आई विल टेल यू दिस, ओके। रगेड एडजेक्टिव है, देखिए, ऑफ द लैंडस्केप नॉट लेवल आर स्मूथ एंड हैविंग रॉक्स रादर देन प्लांट्स एंड ट्रीज। देखिए, पहली चीज़ क्या है? नॉट लेवल, लेवल पर नहीं है, मतलब एक स्मूथ नहीं है। हैविंग रॉक्स रादर देन प्लांट्स एंड ट्रीज, वहाँ पर चट्टाने हैं, प्लांट्स और ट्रीज की जगह चट्टाने। रगेड क्लिप्स ऐसे यूज होता है। दे एडमायर द रगेड ब्यूटी ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन पर जो रगेड ब्यूटी, उबड़ खाबड़ जो जमीन है, उसको उन्होंने उसकी प्रशंसा की। अब देखिए, पर्सन के सेंस में जब आएगा तो डिटरमाइंड ये अर्थ देगा। अगर किसी को कहते हैं ही इज़ वेरी रगेड पर्सन, दैट मीन्स ही इज़ द पर्सन ऑफ विल, ही इज़ द पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन, ओके। तो ये ध्यान में रखिए, अगर पर्सन के सेंस में आता है तो इसका अर्थ होगा डिटरमाइंड पर्सन, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। लेकिन अगर सराउंडिंग के सेंस में आता है या स्थल भाग की जोग्राफिकल सेंस में आता है, तो इसका मतलब जो वो धरातल जो कि समतल नहीं है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज मेक ग्रेट स्ट्राइड्स। मेक ग्रेट स्ट्राइड्स, ये एक तरह का ईडियम है, इसका अर्थ आपको बताना है मेक ग्रेट स्ट्राइड्स। और ये ध्यान में रखें, आप बताया गया है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से कीजिए। मेक ग्रेट स्ट्राइड्स का मतलब क्या होगा? एडवांस कंसिडरेबली, मेक गुड प्रोग्रेस, डेवलप, ऑल। तो यहाँ पर देखिए, एडवांस कंसिडरेबली, मेक गुड प्रोग्रेस, डेवलप, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ आपका ऑल विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। एडवांस कंसिडरेबली, मेक गुड प्रोग्रेस, ये मतलब हुआ टू मेक गुड स्ट्राइड्स का मतलब ही मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन हिज स्टडी।
ऐसे यूज कीजिए। ही मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन हिज स्टडी, उसने अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली। मेक वाइड स्ट्राइड भी यूज होता है, टेक स्ट्राइड्स भी यूज होता है, बढ़त करने के लिए, एडवांसमेंट करने के ही सेंस में होता है। मेक रैपिड स्ट्राइड्स भी होता है। कहने का मतलब इतने तरीकों से ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा इसको। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। द रब ऑफ द ग्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई वुड से, और बहुत ही क्लीशे टाइप है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप बताइए द रब ऑफ द ग्रीन का मतलब गुड फॉर्चून, बैड लक, वायलेंस, नॉन वायलेंस, क्या होगा? अनडाउटेडली आई वुड से इट इज़ गुड फॉर्चून। द रब ऑफ द ग्रीन, द रब ऑफ द ग्रीन मीन्स गुड फॉर्चून। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली दैट वाज द रब ऑफ द ग्रीन। ओके, वो क्या है? फॉर्चून की वजह से मिल गई। ऑफ कोर्स जो इंडिया को जो फ्रीडम मिली, इट वाज नॉट ओनली द आउटकम ऑफ नॉन वायलेंस, इवन द मेनी फोर्सेज वर रिस्पॉन्सिबल, और थोड़ा बहुत तो भाग्य का भी योगदान था। द रब ऑफ द ग्रीन, अ लिटिल पार्ट, इवन द लिटिल पार्ट प्लेड बाय द रब ऑफ द ग्रीन, गुड फॉर्चून का भी, चूंकि उस समय की वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी। ओके, गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून स्पेशली एट डिटरमाइनिंग इवेंट्स इन अ स्पोर्टिंग मैच। गुड फॉर्चून स्पेशली एज डिटरमाइनिंग इवेंट्स इन स्पोर्टिंग, वी डिडंट गेट द रब ऑफ द ग्रीन, ऐसे यूज कर सकते हैं कि हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। तो एक अच्छी इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं वी डिडंट गेट द रब ऑफ द ग्रीन। ओके, हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया। हैड वी गॉट द रब ऑफ द ग्रीन वी वुड हैव बिकम सक्सेसफुल, ऐसे आप यूज कीजिए, हम सफल हो जाते अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया होता। She shies away from making any predictions. Shies away. If you shy away from making predictions, if you shy away from doing something, if you are shying away from speaking something, what does it mean? What does the phrasal verb mean? Shy away, accept, reject, shy, avoid. Shy away का मतलब ये होता है कि आप कोई ना कोई चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। Either you dislike it, you hate it, or you are feeling a little bit embarrassed. Let's see in detail. Avoid करना होता है undoubtedly. Shy away, to try to avoid something because of nervousness, fear, dislike. या तो आप nervous हैं, डर है, या dislike. They never shied from publicity. उसे publicity से उसने कभी avoid नहीं किया। Okay? जैसे ये भी कहा जाता है ना कि ऐसे यूज करिए आप, डोंट गेट शाइड अवे इन पुटिंग योर डिमांड्स, या इन पुटिंग योर लॉजिकल डिमांड्स। डोंट गेट शाइड अवे इन पुटिंग योर लॉजिकल डिमांड्स, इस तरह यूज कीजिए इसको। ओके, शाई अवे मतलब आपको शर्म आ रही है, थोड़ा सा नर्वस है, या किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, इस वजह से किसी चीज को अवॉइड करना। इज इट क्लियर? आई होप सो। They have been galvanized into collective action. यहाँ पर ये वर्ड देखिए, galvanized. Okay, they have been galvanized into collective action militarily, politically and economically. What do you mean by galvanized? Galvanized is a verb. What does it mean? It has various meanings, लेकिन जो रोज़मर्रा की लाइफ में जिस अर्थ में यूज होता है वो हमें ज़रूर जानना चाहिए, सो दैट इट इज़ वेरी बिकॉज इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर आवर एग्जामिनेशन। और गैल्वनाइज मीन्स क्या होगा? स्टिमुलेट होगा, एनकरेज होगा, इंस्पायर होगा, ऑल होगा। जब मैं ऑल रखता हूँ तो जनरली ऑल ही होता है, लेकिन यहाँ पर इन विकल्पों को देने का उद्देश्य ये है कि आपका तैयार हो जाए। तो स्टिमुलेट भी हो जाएगा, इनकरेज भी हो जाएगा, इंस्पायर भी होगा। गैल्वनाइज्ड इनटू कलेक्टिव एक्शन, उनको क्या किया गया? इनकरेज किया गया कि आप लोग कलेक्टिव एक्शन लीजिए, मिलिट्री के लिहाज से भी एक्शन लीजिए, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ओके, तो गैल्वनाइज का अर्थ समझ में आया? देख लीजिए गैल्वनाइज क्या है आपकी स्क्रीन पर। टू गैल्वनाइज समवन मीन्स टू कॉज देम टू टेक एक्शन, फॉर एग्जाम्पल बाय मेकिंग देम फील वेरी एक्साइटेड, अफ्रेड और एंग्री। किसी को कार्य करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना, चाहे वो कार्य करने के लिए आप बाध्य करते हैं किसी को एक्साइट करके, किसी को डरा कर, या किसी को बहुत गुस्सा दिलाकर। ओके, इस सेंस में गैल्वनाइज का यूज होता है। द एड अपील हैज़ गैल्वनाइज द जर्मन बिजनेस कम्युनिटी। जो एड में अपील की गई उसने क्या किया? एक तरह से गैल्वनाइज कर दिया जर्मन बिजनेस कम्युनिटी को। ओके, एक्साइट कर दिया।
सिनोनिम क्या होगा देख लीजिए, स्टिमुलेट करना। अब देखिए, चाहे गुस्सा दिला के स्टिमुलेट किया जाए, चाहे इंस्पायर किया जाए, ओके, चाहे वो थोड़ा सा डर दिखाया जाए कि इस चीज़ से ये खतरा हो सकता है और उस वजह से आप स्टिमुलेट हो जाएं, इनकरेज हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं, प्रॉम्प्ट, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देयर इज नो वायबल अल्टरनेटिव। किसी चीज़ का वायबल अल्टरनेटिव क्या होता है, या वायबल अपने आप में क्या अर्थ रखता है, बताइए। अगर मैं कहता हूं देयर इज नो वायबल अल्टरनेटिव, या मैं ये कहूं देयर इज नो वायबल ऑप्शन फॉर इंडिया इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर टेररिज्म, कोई वायबल ऑप्शन नहीं है सिर्फ लड़ने के टेररिज्म के खिलाफ। देयर इज नो वायबल ऑप्शन। व्हाट डज इट मीन? वायबल का क्या मतलब है? डिपेंडेबल, विजिबल, फीजिबल, ऑप्शनल। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, यहां पर फीजिबल अर्थ हो जाएगा। ओके, फीजिबल, वायबल मीन्स फीजिबल, उपयुक्त। ये देखिए, वायबल एडजेक्टिव है, दैट कैन बी डन, दैट विल बी सक्सेसफुल, जो किया जा सके और जो सफल हो। फीजिबल इसका सिनोनिम हो गया। कई बार कहते हैं आप वायबल ऑप्शन, वायबल प्रोपोजिशन, टू बी कॉमर्शियली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वायबल। सपोज यू आर मेकिंग योर माइंड टू गो समवेयर, देन यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट इज इट फाइनेंशियली वायबल। फाइनेंशियली वायबल का मतलब क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपके बजट में है। अगर कोई चीज़ आपके बजट में है तो आपके लिए फाइनेंशियली वायबल है, फाइनेंशियली फीजिबल है, उपयुक्त है। तो वायबल का यूज कैसे होता है आप ये समझिए और इसी तरह वो कैप को तैयार कीजिए। द क्राउड वॉज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली रेस्टिव। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत लोग गलतियां करते हैं। क्राउड रेस्टिव हो रही है, इसका मतलब क्या है? स्टिल हो रही है मतलब शांत हो रही है, अनविलिंग हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड हो रही है। रेस्टिव मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। ओके, ऐसा रेस्ट से लगता है रेस्टिव बना है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, दिस इज रेस्टिव मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, कीप इन माइंड। लेट्स सी द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। रेस्टिव, unable to stay still, not willing to be controlled, especially because you feel bored or not satisfied. You are not satisfied, that's why you are beyond control. Okay, you are not satisfied, that is the reason, okay, or which is why you are not controlled. आप संतुष्ट नहीं, इसलिए आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। The news was relate to the restive citizens. रेस्टिव सिटीजन्स मीन्स थोड़ा सा एंक्सस जो सिटीजन्स हैं, जो बिल्कुल चिंतित हैं और अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे न्यूज़ को, खबर को। सपोज बहुत सारी खबर होती है, हम सुनने के लिए रेस्टिव हो रहे होते हैं। सपोज रिजल्ट इज अबाउट टू कम, ओके, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सो यू आर अ लिटिल बिट रेस्टिव। ओके, आप यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो रेस्टिव मीन्स unable to stay still or unwilling to be controlled, especially because you feel bored or not satisfied. I remember when you were all starry-eyed about Rob. मुझे वो दिन भी याद हैं जब आप बहुत स्टारी आइड हुआ करते थे रॉब के बारे में। रॉब इज अ नेम बाय द वे। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टारी आइड? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस कैन बी आस्क्ड एंड कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा। फुल ऑफ इमोशन होगा, फुल ऑफ ड्रीम होगा, फुल ऑफ होप होगा, यहाँ पे ऑल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के प्रति आप स्टारी आइड हैं तो उसके प्रति आपकी भावनाएं हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके सपने हैं, उसे लेके आप सपने देख रहे हैं, फुल ऑफ होप हैं, आप उसको लेके बहुत उम्मीद है। तो स्टारी आइड को देखिए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए, ऐसे याद किया कीजिए स्टारी आइड। ओके, इसको कैसे भी कनेक्ट कर लीजिए, जैसे बहुत सारे सॉन्ग हैं बॉलीवुड में, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तो उम्मीद से जोड़ लीजिए स्टारी आइड। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। ऑल होगा इसमें, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ ड्रीम, फुल ऑफ होप। कहीं ना कहीं से आप कनेक्ट करना सीखिए, नहीं तो बहुत सारी वो कैब है और आपको कम से कम वो कैब कई बार दोहराना पड़ेगा। ओनली देन इट विल बी प्रिपेयर्ड एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। और स्टारी आइड एडजेक्टिव है, फुल ऑफ इमोशन, होप्स और ड्रीम्स अबाउट समबडी समथिंग। किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। यू माइट बी स्टारी आइड अबाउट योर लव्ड वंस
You might be starry-eyed about a car which of your liking. कोई कार है आपकी पसंद की है, you might be starry-eyed about it. Okay, starry-eyed plan. कोई प्लान है आपका, हाउ टू बिकम IAS ऑफिसर, हाउ टू क्रैक TGT, PGT, एनी एग्जामिनेशन ऑफ योर ड्रीम, तो आप यू कैन बी स्टारी आइड. ओके, तो आई होप ये आपको अब नहीं भूलेगा. These people are working every day. These people are working every day down in the trenches. यहाँ पर जोर दीजिए, down in the trenches to improve the lives of the refugees. What do you mean by down in the trenches? In the trenches का मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ये हमारा पूछने का मतलब है. हम इटैलिक्स करना भूल गए हैं, लेकिन कोई नहीं, माई मिस्टेक, आई कन्फेस. लेकिन मैं यहाँ पे अंडरलाइन जरूर कर रहा हूँ. ओके, these people are working every day down in the trenches to improve the lives of refugees. तो क्या हो जाएगा in the trenches? A place or situation in which people do very easy work, a place or situation in which people do very difficult work, a place or situation in which people do not or do no work, a place or situation in which people do insane things. क्या हो जाएगा यहाँ बताइए. Question number 10. If we talk about question number 10, then option B is correct. A place or situation in which people do very difficult work. If you are working every day in the trenches, it means you are working hard. You are in a situation which is very hard. Especially जो situation है वो बड़ी hard है, बड़ी हार्श है वो सिचुएशन. सपोज कोई 12 घंटे मेहनत कर रहा हो कड़ी धूप में, तो ही इज वर्किंग एवरी डे इन द ट्रेंचेज, आप कह सकते हैं इन द ट्रेंचेज. ये देख लीजिए. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है. आई होप आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. इफ यू रैटल ऑफ समथिंग, यू से इट और डू इट वेरी क्विकली, वेरी स्लोली, विद एफर्ट, विद ग्रेट डिफिकल्टी. What do you mean by rattle off? ये rattle off वही rattle snake से बना होगा मेरे ख्याल से. Whatever, I don't know the origin. Let's talk about the meaning. Respond immediately, very quickly, very slowly, with effort, with great difficulty. बताएं, जवाब दीजिए. Question number 11. Question number 11 की बात करें तो यहाँ very quickly हो जाएगा. Okay, if you rattle off something, you say it or do it very quickly. Keep this in mind. Rattle off. If you rattle off something, you say it or do it very quickly and without much effort. मतलब very quickly plus effortlessly. Okay, बिना, अभी कहता नहीं कि बहुत effortlessly इंग्लिश बोलता है. Okay, I started writing, देखिए यूज कैसे हो रहा है. I started writing a blog on the season and within 2 days I had rattled off 10,000 words. Okay, ऐसे यूज होता है. ही रैटल्ड ऑफ 10,000 वर्ड्स. कोई चीज़ बहुत जल्दी करने के सेंस में रैटल्ड ऑफ यूज होता है. कीप दिस इन माइंड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एमंग दीज इज कॉल्ड होम स्पिन फिलोसोफर? दैट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, और ये याद रहना चाहिए आपको. क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज राइट आंसर. LT वाले खासकर ध्यान दें. West Running Brook is a collection of poetry by Robert Frost written in 1923 and published in 1928. Because of this book, Robert Frost is called homespun philosopher. Okay, West Running Brook is the book, okay, owing to which he is called homespun philosopher. ध्यान में रखिएगा. The grammar translation method, क्या है इसकी विशेषता? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की आपको बताना है. एम्फेसाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, पेज नो अटेंशन टू रीडिंग एंड राइटिंग, हैज इट्स मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड नॉट ऑन स्पीकिंग और लिसनिंग. एम्फेसाइज रीडिंग एंड लिसनिंग. बताएं. क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट वन, आपसे पूछा जा सकता है. चूंकि ये आपने B.Ed में भी कर रखा है, तो आप ये नहीं कह सकते इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस. ओके, इट इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ सिलेबस. ये आपको आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13 C आपका यहाँ पे आंसर सही होगा. It is has its major focus on reading and writing, not on speaking or listening. Okay, reading and writing पर major focus करता है ये. Grammar translation method.
यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको ऐप पर देख लीजिएगा PDF इसका। Who said my heart aches and drowsy numbness pains? अब ये देखिए, आपको बताना है किसके द्वारा कहा गया है। My heart aches and drowsy numbness pains, Shelley, Tennyson, Keats, Wordsworth। क्वेश्चन नंबर 14, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। यहाँ पर कीट्स जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख ही लेते हैं। My heart aches and drowsy numbness pains, it is the opening line of the Ode to a Nightingale by John Keats. Since it is an opening line, then you have to be very careful regarding this line. The speaker opens with a declaration of the own heartache. He feels numb as though he had taken a drug only a moment ago. Okay, the poem starts with a sad note. Okay, the poet is behaving as if he has taken some kind of drug. He is addressing a nightingale he hears singing somewhere in the forest and says that his drowsy numbness is not from envy of the nightingale's happiness, but rather from sharing it too completely. He is comparing his sadness. The poet is comparing his sadness to the nightingale's happiness and saying, I'm not unhappy just because I envy the nightingale. वो सब बता रहे हैं कि मैं इस वजह से दुखी नहीं हूँ कि नाइटिंगल खुश है, मेरी दुख की वजह और कोई है। तो इस तरह के भाव हैं। बाय द वे, अभी ये आप जानिए कि ओपनिंग लाइंस हैं कहाँ की? ओड टू ए नाइटिंगल की, बाय जॉन कीट्स। Question number 15, if the nouns joined by and suggest one idea to the mind or refer to the same person or thing, we use the verb in the। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। दो नाउन्स को and के साथ जोड़ा गया है और ये पूछा जा रहा है अगर वो एक ही आइडिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, ओके, सेम पर्सन को प्रदर्शित कर रहे हैं या सेम थिंग को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके साथ क्या वर्ब लगेगी? वर्ब प्लूरल होगी, सिंगुलर होगी, बोथ, नन। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो यहाँ पर बी जवाब होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू। ब्रेड एंड बटर, देखिए एंड के साथ जुड़ा हुआ है। इज हिज ओनली फूड, आर हिज ओनली फूड मत कर दीजिएगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नोट, if two uncountable nouns are joined by and referring to the whole class, they take plural verbs even if they are not preceded by an article or possessive adjective। ये भी देख लीजिए। bread and butter are made from wheat and milk respectively, इस तरह भी यूज होता है। ये देखिए, if two uncountable nouns are joined by and referring to the whole class, अगर पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को रेफर कर रहे हैं, they take plural verbs। ये ध्यान में रखिएगा। सेम एग्जाम्पल का दो यूज आप देख लीजिए। इफ दे आर नॉट प्रेसीडेड बाय एन आर्टिकल और अ पजेसिव एडजेक्टिव, ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली, इस तरह यूज होगा। ओनली पेपर एंड पेंसिल डू नॉट मेक अ पर्सन अ राइटर। ओनली पेपर एंड पेंसिल डू नॉट, डज नॉट नहीं होगा यहां पर। फियर एंड हॉरर वर ऑल ऑन माई फेस, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। तो ये दोनों में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, कैसे ये यूज होता है। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और एंड के द्वारा वो जुड़ती हैं और पूरे क्लास को रेफर कर रही हैं तो प्लूरल वर्ब भी लेंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इवन इफ दे आर नॉट प्रेसीडेड बाई an article or a possessive adjective, ये ध्यान में रखना है आपको। bread and butter are made from wheat and milk respectively, ऐसे यूज होगा। only paper and pencil do not make a person a writer। change into active voice, our task had been completed before sunset। question number 16, change into active voice। okay, ये एक्टिव वॉइस में चेंज होना है। क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्ड कीजिए इमीडिएटली। चारों ऑप्शंस को देखते हुए, कंप्लीटेड और टास्क बिफोर सनसेट, वी हैव कंप्लीटेड और टास्क बिफोर सनसेट, वी हैड कंप्लीटेड और टास्क बिफोर सनसेट, वी कंप्लीट और टास्क बिफोर सनसेट।
आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये है ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही है। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अब देखिए इसमें दिया हुआ है द गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस एंड इट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, सो कन्वर्ट इट इनटू द एक्टिव वॉइस। वी जस्ट रिमूव बीन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट। सिंपल रूल जो अप्लाई होता है वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us is death so noble. The above lines are from, कहाँ से ये लाइन ली गई है, कहाँ पर ये कहा जा रहा है कि there is no reason for tears, there is no reason for crying, for weep, there is no reason to knock the breast, there is no weakness, no contempt towards others, no dispraise, no blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death so noble. कहाँ से ली गई ये लाइनें? क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे डी जवाब देने वाले सबके सब सही है। सैमसन एग्नेस इज राइट आंसर। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आप बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। यहां पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही। आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। एस्केप बाय जॉन गैल्सवर्दी इज अ प्ले इन 2 एपिसोड्स, 4 एपिसोड्स, 5 एपिसोड्स, 9 एपिसोड्स। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की दोस्तों बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 19 में डी जवाब देने वाले सबके सब सही है। इट दिस प्लेज इन 9 एपिसोड्स। Let's move on to question number 20. Wordsworth, The White Doe of Rylstone, written in 1807, is a narrative poem in how many cantos? Tell me. 9, 7, 2, 10. Question number 20. दोस्तों यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। 7 इज द राइट आंसर। ओके, तो 7 कैंटोज में है। तो दोस्तों आज के ये थे 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए हम लाए, और ऑल द 20 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आपने को खुद ही लगा होगा कि सारे के सारे वोकैब के क्वेश्चन और बाकी के जो क्वेश्चन है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखेंगे। वॉरियर्स ड्रिल, मॉक ड्रिल और ट्राउंस ड्रिल, इन सब ड्रिल्स में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, डोंट टेक दीज क्वेश्चंस फॉर ग्रांटेड। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन अवेल 50% डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्सेज, ईच एंड एवरी कोर्सेज। आपको सारे कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट मिलेगा इस समय। और हाँ, ये बता दें कि वैलिडिटी जिन्हें बढ़वानी है वो बढ़वा लें, अदरवाइज वैलिडिटी फिर से बाद में नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत कई बार हम वैलिडिटी बढ़ा चुके हैं। तो आप अपने ढंग से देख लीजिए। यू कैन, लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक को देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, और फॉर द टाइम बीइंग इस मंथ कम से कम आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट ऑन ईच कोर्सेज। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।